दिनों तक हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी ने जूनागढ़ में जो निवास किया था, संभवतः 1891 के सितंबर महीने में उनकी कुछ चर्चा हमने की और जूनागढ़ में वे कई बार आए थे। तो हम लोगों ने उन सभी मुलाकातों को मिला करके एक चित्र प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से उन्होंने वह महान गिरनार पर्वत पर तपस्या की, वहाँ के महान स्थान देखे। जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान हरिदास बिहारीदास देसाई उनके साथ निवास किया पहली मुलाकात में, और जूनागढ़ की द्वितीय मुलाकात के समय छगनलाल पंड्या के यहाँ पर रहे, और तीसरी विजिट में मनसुख लाल के यहाँ पर रहे, मनसुख लाल त्रिपाठी के यहाँ रहे, सुप्रसिद्ध साहित्यकार। ये सब बातें हमने कही थी और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ के महान स्थल देखे। नरसिंह मेहता का चौरा, नरसिंह मेहता के बारे में भी काफी बातें हुई, और खापरा खाड़िया की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, उधर अशोक का शिलालेख, दामोदर कुंड, मुचकुंद गुफा, ये सब जो स्थान स्वामी जी ने देखे इनके बारे में चर्चा हुई और संक्षिप्त में हमने चर्चा की है। बाकी की चर्चा जो है जूनागढ़ के बारे में समय होगा तो हम लोग फिर से करेंगे। अभी हम लोग जल्दी से स्वामी जी को द्वारका में दर्शन करने की इच्छा है तो जल्दी से स्वामी जी को ले जाते हैं द्वारका। तो द्वारका के लिए स्वामी जी जाना पड़ेगा पोरबंदर। तो पोरबंदर के लिए स्वामी जी कैसे जाएंगे? जैसा मैंने कहा, दो उपाय है, या तो पैदल जाते और या यदि कोई ट्रेन की टिकट करवा दे तो फिर ट्रेन में जाते, और यदि ट्रेन उपलब्ध हो तो। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से 1890 में जूनागढ़ से जेतलसर की ट्रेन प्रारंभ हो गई थी, वह भी हरिदास बिहारीदास देसाई के उस कुशल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, और पोरबंदर के महाराज ने भी उस समय जेतलसर से पोरबंदर की ट्रेन शुरू कर दी थी 1890 में। इसलिए 1891 में स्वामी जी को दोनों ट्रेन मिल जाती है, जाते हैं वहां से जेतलसर। जेतलसर एक बहुत बड़ा जंक्शन था। वैसे गांव तो बहुत छोटा था, आज भी छोटा ही गांव है, परंतु उस एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होने की वजह से, सेंट्रल प्लेस होने की वजह से वह जंक्शन था, वहां से सब ट्रेन जाती थी इधर उधर। जितनी भी स्टेट्स के ट्रेन वो जेतलसर तक ही जाती थी, वो जेतलसर से दूसरी ट्रेन होती। तो जूनागढ़ से जेतलसर की ट्रेन तो आई, फिर रात भर निकालना पड़ेगा। जूनागढ़ से जेतलसर जंक्शन से पोरबंदर की ट्रेन तो दूसरे दिन सुबह मिलने वाली थी, तो रात बितानी थी। तो जेतलसर स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद जी ने रात बिताई और वहां पर एक बेंच में बैठे थे। ठंड के दिन आरंभ हो गए थे तो वहां पर बैठे हुए थे। उसी समय उस जेतलसर जंक्शन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंद दास अजरामर पंड्या जिनका नाम था, वे आते हैं। उनको महात्मा के नाम से भी पुकारा जाता था क्योंकि उनका स्वभाव महात्मा जैसा था और मोटा भाई भी कहा जाता। तो उन्होंने स्वामी जी को जब देखा, उनकी संतों के प्रति बहुत ही भक्ति थी, क्योंकि ये नाथुराम शर्मा जिन्होंने आनंद आश्रम बनाया बिलखा में, की बात सभी लोग जानते हैं। नाथुराम शर्मा के बारे में सभी ने सुना होगा। नाथुराम शर्मा के शिष्य थे, तो वेदांत की बहुत सारी बातें जानते थे। संतों के प्रति उनका बहुत भाव था और संतों की सेवा करना ये इनका मुख्य शौक। तो जब ऐसे एक युवक सन्यासी मिले, 27 साल की उम्र उस समय थी स्वामी जी की, देदीप्यमान, अत्यंत तेजस्वी व चेहरा, और ऐसे सन्यासी को देख करके वो बड़े प्रभावित हुए। उस समय तो उनकी उम्र मात्र 23 साल, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंद अजरामर पंड्या की, तो बड़े प्रभावित हुए और उनको बोला कि आप, मेरा घर यहाँ पास में है, यहाँ क्यों बेंच में बैठेंगे, क्योंकि ट्रेन तो एकदम कल सुबह मिले। स्वामी जी को तो क्या है, वो तो अब घर अपना है, तो इसलिए गए वहां पर उनके साथ। और वहां विश्राम तो कुछ हुआ नहीं, बातचीत में सारी रात निकल गई, क्योंकि ये भी वेदांत जानते थे, नाथुराम शर्मा के शिष्य थे। वेदांत के बारे में भी चर्चा हुई और भी बहुत कई प्रकार की चर्चा हुई। और इनका एक और स्वभाव था, ये चलते फिरते, आजकल तो ये ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपको तो टीवी देखना पड़ेगा या फिर इंटरनेट में देखना पड़ेगा, वो चलते फिरते न्यूज ब्रॉडकास्टर। अब उस समय तो बहुत कम समाचार पत्र आते थे, तो काठियावाड़ टाइम्स नाम का एक इंग्लिश समाचार पत्र भी था उस समय, जो राजकोट से प्रकाशित होता। तो उसमें शिकागो विश्व धर्म सभा की खबर छपी होगी। जो भी होगा, उन्होंने वो समाचार देखा होगा। वो सब समाचार अपने पास रख, लेटेस्ट न्यूज उनके पास हमेशा रहता, ये चलते फिरते ब्रॉडकास्ट। तो उन्होंने सबसे पहली बार स्वामी जी को बताया कि शिकागो में विश्व धर्म सभा होने वाली है और आप जैसे तेजस्वी इंग्लिश जानने वाले सन्यासी को वहां जाना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्वामी विवेकानंद केम टू नो अबाउट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो एट जेतलसर रेलवे स्टेशन। और बोलने वाले को कहा किसने? जेतलसर जंक्शन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंद दास अजरामर पंड्या। ये हमारी लेटेस्ट फाइंडिंग है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद का सबसे मोस्ट ऑथेंटिक जीवन चरित्र है
जाना जाता है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वो है लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स। 1915 में अद्वैत आश्रम मायावती से प्रकाशित हुआ। उसमें केवल इतना ही लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सभा की जानकारी सबसे पहले काठियावाड़ में मिली। काठियावाड़ मतलब गुजरात का एक भाग है। उस समय तो गुजरात स्टेट ही नहीं हुआ था, गुजरात स्टेट तो 1960 में हुआ। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात, ये सब थे। उसमें विभिन्न स्टेट थे। टोटल लगभग 600 राज्यों में बटा हुआ हमारा देश। तो ये काठियावाड़ या सौराष्ट्र जो भी होगा, यहाँ पर उस पुस्तक में केवल इतना ही लिखा है, स्वामी विवेकानंद learned about the world's parliament religions for the first time when he was in काठियावाड़। और फिर लिखा है maybe it was either at जूनागढ़ और at पोरबंदर। देखिए कितने उस समय 1915 में उनके पास कितनी जानकारी। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ये सब उस समय जीवित थे, विशेष करके स्वामी अखंडानंद जी तो उनके पीछे पीछे गए थे। उनको पूछ करके स्वामी विरजानंद जी महाराज ने सब जानकारी ली थी। सबसे ज्यादा इसमें जो लिखने वालों में ईस्टर्न डिसाइपल में तो स्वामी विरजानंद जी थे। ये बात अलग है कि उसको संवारना, लैंग्वेज को ठीक से संवार करके इंग्लिश में उसको रिप्रोड्यूस करने में दूसरे वेस्टर्न डिसाइपल थे, परंतु ये जानकारी लेने के लिए स्वामी विरजानंद जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी के पास विशेष करके गए। क्योंकि परिव्राजक अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र ही नहीं लिखे। पत्र के द्वारा ही हमको पता लगता था कहाँ कहाँ। तो लगभग 1 वर्ष तक तो स्वामी जी ने पत्र ही लिखा। सबसे पहला पत्र मिलता है हमको 26 अप्रैल 1892 को, जो उन्होंने बड़ौदा से हरिदास बिहारी देसाई दीवान, जूनागढ़ के दीवान को लिखा। उसके पहले 1 साल पहले तक कोई भी पत्र नहीं है। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है उनके पीछे पीछे जाना। और उस समय भी नहीं चाहते थे कोई मेरे पीछे आए। उस समय भी वो चाहते नहीं थे कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ किसी को पता पड़े। न तो CID डिपार्टमेंट को पता पड़े, न ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता पड़े, न मेरे गुरु भाई को पता पड़े। क्योंकि फिर गुरु भाई को मिलूंगा, फिर वो बीमार होंगे या मैं बीमार होऊंगा, फिर ये माया में फंसूंगा। तो जो भी होगा, कोई और भी कारण होंगे। स्वामी जी अकेले ही रहना चाहते। तो यह उसमें फिर भी यह विरजानंद जी महाराज ने जो उस समय खबर लगाई थी, यहाँ तक खबर लगा ली थी उन्होंने कि he came to know about the world parliament religions to be held in Chicago next year. It was either at Junagadh or at Porbandar. इतना ही लिखा। But actually it was neither at Junagadh nor at Porbandar. It was while traveling from Junagadh to Porbandar. ये लेटेस्ट फाइंडिंग है। तो उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत सके किया हुआ है, जो कि ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल किताब में नहीं है, इसलिए अच्छी तरह देखना पड़ता है। तो 2 या 3 प्रकार के हमारे पास सोर्सेज हैं, जिसमें कि 2-3 किताबों में ये लिखा हुआ है कि उस समय एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे हरगोविंद अजरामर पंड्या, और उन्होंने ये बात उनको पहली बार बताई। फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम टू नो। तो ये हरगोविंद अजरामर पंड्या कौन थे, इसके बारे में कुछ हम लोग जानने का प्रयत्न करें। तो ये इनको महात्मा कहा जाता था। उनका स्वभाव ही महात्मा जैसा था। सब कुछ, खास करके संतों के प्रति उनकी बहुत भावना रहती थी, भक्ति भावना रहती थी, श्रद्धा रहती थी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को, वो तो अनजान थे, उनको जानते नहीं थे, फिर भी बस पहली बार देखा, बोले चलिए मेरे घर चलिए और भोजन ग्रहण करिए, दूध वगैरह जो भी दिया होगा, भोजन दिया हो। तो ये इनको मोटा भाई कहा जाता। तो इनका कालक्रम रहा 1867 से लेकर के 1924 तक। 1867 माने स्वामी जी से केवल 4 साल छोटे थे, और 1924 में इनका देहांत हुआ। उसके बीच में उन्होंने जीवन में बहुत काम किया, काफी सेवा कार्य किया। यद्यपि वो गवर्नमेंट कार्य में थे, यद्यपि वो रेलवेज में काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, फिर भी काफी उन्होंने सेवा के काम किए। तो इनको मोटा भाई क्यों बोला जाता था? इसलिए कि वो नाना भाई को नाना भाई बोला जाता। अच्छा, मोटा भाई मतलब बहुत मोटे थे ऐसा नहीं है। आप फोटो में देखेंगे भाई इसको मोटा क्यों बोलते हैं। तो ये मोटा गुजराती में मोटा भाई मोटे आदमी को नहीं बोलते हैं। एल्डर ब्रदर को मोटा भाई बोलते हैं, और यंगर ब्रदर को नाना भाई बोलते हैं। नाना मतलब छोटा भाई, नाना भाई माने छोटा भाई, मोटा भाई माने बड़ा भाई। ये याद रखना पड़ेगा। मोटा भाई माने एकदम मोटा वाला नहीं, ऐसा नहीं। तो ये मोटा भाई इनको बोला जाता था क्योंकि वो बड़े एल्डर थे, उम्र में 15 साल से ज्यादा बड़े थे। किससे? नाना भाई से। ये नाना भाई भट्ट, ये नाना भाई के नाम से ही प्रख्यात थे, पर इनका असली नाम था निसी प्रसाद कालिदास भट्ट। पर वो ज्यादा करके सब लोग नाना भाई भट्ट के ही नाम से जानते थे सब लोग।
असली नाम तो कोई जानता ही नहीं था। ये नाना भाई भट्ट ये बाद में बहुत फेमस हुए। ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और गिजुभाई बधेका जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, इनका नाम गुजरात में बहुत है। ये गिजुभाई बधेका जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, उसके कंटेम्परेरी थे, उनके समवयस्क थे। और हरभाई त्रिवेदी, ये 3 बड़े बड़े नाम गुजरात में हैं एजुकेशनिस्ट के नाम से, पुराने जमाने के। गजुभाई बधेका, हरभाई त्रिवेदी और नाना भाई भट्ट। इनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1882 को और 31 दिसंबर 1961 को उनका देहांत हुआ करीब 79 साल की उम्र में। इस बीच उन्होंने कितना कुछ काम किया। दक्षिणामूर्ति नाम की बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही बड़ी तो नहीं कह सकते पर बहुत ही सुप्रसिद्ध, जिसमें कि गांधी जी के विचारों के अनुसार और चरित्र निर्माण के विचारों के अनुसार अलग ही प्रकार का एक शिक्षा का बंदोबस्त था, जिसमें भारतीय संस्कृति, अध्यात्म का भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसी दक्षिणामूर्ति वो 1910 में उन्होंने शुरू की। नाना भाई और बड़ा भाई, मोटा भाई, नाना भाई मोटा भाई दोनों ने मिल करके, मतलब नाना भाई भट्ट और ये हरगोविंद दास अजरवार पंड्या, ये दोनों ने मिल करके दक्षिणामूर्ति शुरू की। इट वॉज इन 1910 में। और 1925 में ये गुजरात विद्यापीठ इनके वाइस चांसलर हुए और 1948 में वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुए। सौराष्ट्र उस समय राज्य अलग था उसके। फिर 1953 में उन्होंने लोक भारती नाम की संस्था शुरू की। ये ग्रामीण विकास के लिए था। गांव विकास के लिए जो काम करेंगे उनको ट्रेन करने के लिए लोक भारती नाम की संस्था शुरू की। ये सणोसरा में, सणोसरा ये भी भावनगर के पास में है। और ये जो दक्षिणामूर्ति ये भी भावनगर के पास। ये लोग ओरिजिनल भावनगर के थे। ये भले वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे यहाँ पर जेतलसर में। जेतलसर जंक्शन ये बिटवीन जूनागढ़ से पोरबंदर। तो अभी तो कार में आप जाएंगे तो आपको 1 ही घंटे में जेतलसर आ जाएगा जूनागढ़ से। परंतु उस समय तो वो गाड़ी तो थी नहीं, या तो घोड़ा गाड़ी में जाओ या ट्रेन में जाओ, इसलिए स्वामी जी ट्रेन में गए। तो 1953 में उन्होंने लोक भारती की स्थापना की सणोसरा में। और 1960 में इनको पद्मश्री मिला सोशल वर्क में, माने उनके देहांत के 1 साल पहले। और ये फ्रीडम फाइटर भी थे, इसलिए ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया था, जेल भी गए थे। तो इस प्रकार से नाना भाई भट्ट का जीवन सब लोग जानते हैं, एक महान जीवन। पर मोटा भाई का जीवन बहुत कम लोग जानते, इसलिए कि पहली बात तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो हालांकि वो एजुकेशनिस्ट थे, बच्चे लोग पढ़े, इसके लिए इतना उन्होंने त्याग किया। जो हॉस्टल था, जो बोर्डिंग था, उसके लड़कों को शिस्त पालन कराना, उनको ठीक से समय पर उठ जाना, उनको अच्छी तरह उनका स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए उनको अच्छी तरह खाना खिलाना, फिर एक्सरसाइज कराना, ये सब वो देखते थे। भले वो 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हुए थे, पर एजुकेशनिस्ट उस हिसाब से नहीं थे जैसा हम जानते हैं कि भाई जैसे ये नाना भाई वाइस चांसलर हुए उस प्रकार के। तो पर और ये आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए थे, क्योंकि नाथूराम शर्मा जी के शिष्य थे, वेदांत की चर्चा करते थे, आनंद आश्रम प्राय ही जाते थे, जो कि जूनागढ़ के पास में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब इनका पोस्टिंग हुआ, वो तो बहुत जगह उनका पोस्टिंग होता था, तो ऐसा भी हो सकता है कि जेतलसर में जब पोस्टिंग हुआ तब वो वहाँ से नज़दीक में ही है, जेतलसर के पास में, जेतलसर, जूनागढ़, ये बिलखा जहाँ आनंद आश्रम था, नथुराम शर्मा, ये सब पास में ही है। हो सकता है उस समय वो उनके संस्पर्श में आए हो। और इनके बारे में कहा जाता कि वे सच्चे संसारी और सच्चे सन्यासी 2 in 1 थे, 2 in 1, जो कि असंभव बात। सच्चे संसारी तो थे ही, ठीक है, एक तो ईमानदार ऑफिसर थे, रेलवे में थे, रेलवे में ऑफिसर, उस समय रेलवे ऑफिसर की तो माने चाहते तो कितना पैसा बना सकते थे, फिर भी एकदम ईमानदार रहते, जिसके की कारण उनको कर्ज लेना पड़ता, इसलिए उनको बोला जाता था अमीर फकीर। फकीर हमने सुना है, पर ये थे अमीर फकीर। अमीर फकीर क्यों? इनका चाल चलन था अमीर के समान, पैसा कौड़ी कुछ था नहीं, वो जो पगार छोटा आता था उसी में पूरा खर्चा होता था। 25 तारीख के पहले तो सब उड़ जाता था, फिर कर्ज ले लेकर के चलाते। इनको शौक था गरीबों को खिलाना, संतों को खिलाना, आय से ज्यादा खर्च कर देते, अलगारी स्वभाव के थे, इसीलिए तो उनका नाम महात्मा हुआ। तो ये अमीर फकीर थे, निष्प्रिय थे, डिटैच थे। कैसे डिटैचमेंट, उसकी बात हम बोलेंगे कि जब नाना भाई को जाना पड़ा कि अब इसमें तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उस समय पैसा नहीं था, तो दक्षिणामूर्ति इतनी बड़ी संस्था तो शुरू कर दी। बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को खिलाना भी है, बोर्डिंग है,
खर्चा कहाँ से आया। एक बार तो रंगून गए, नाना भाई मोटा भाई साथ में कुछ पैसा लाए, अभी तो खत्म हो गया। अब उन्होंने सोचा अफ्रीका जाएंगे। इस बीच मोटा भाई की तबीयत, मतलब हरगोविंद दास अजरामर पंड्या की तबीयत खराब हो गई। तो अब क्या किया जाए, उनको मन में बड़ा दुख था कि नाना भाई अकेले जा रहे हैं। तो ये उनकी वाइफ जो थी त्रिवेणी बेन, ये अर्धांगिनी किसको बोलते हैं, सहधर्मिणी किसको बोलते हैं, जो पति के साथ मिलकर के धर्म का आचरण करे उसका नाम सहधर्मिणी। ये सच्चे अर्थ में सहधर्मिणी, वो भी अत्यंत धार्मिक थी और वो अपने पति देवता की जो पीड़ा है उसको समझ गई कि उनको पीड़ा ये है कि नाना भाई के साथ जा नहीं पा रहे हैं। अकेले नाना भाई को उनका भी भेजते नहीं थे, क्योंकि नाना भाई 15 साल उनसे छोटे थे, तो हमेशा उनको प्रोटेक्शन करके रखते थे, रक्षा करके रखते। तो वो अकेले जा रहे हैं विदेश में और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उनका दुख वो समझ गई। तो त्रिवेणी बेन बोलती है, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं नाना भाई के साथ जा करके उनको खाना वाना खिलाऊंगी, पकाऊंगी, तो उनको असुविधा नहीं। और ये इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तुमने मेरे मन की बात समझ ली। मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि तुम जाओ तो अच्छा, पर मैं कैसे बोलूं। अब सोचिए कैसा वह अलगारी, कैसा वह गृहस्थ जो सन्यासी के समान डिटेच्ड है अपनी वाइफ से। इधर प्रेम भी उतना ही है, सहधर्मिणी, दोनों साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं। परंतु उस डिटेचमेंट भी इतना है कि नाना भाई, जो कि उनके छोटे भाई नहीं थे, ऐसा नहीं कि वो सगे भाई थे, ये तो ऐसे ही दोनों साथ में काम कर रहे थे, इसलिए मोटा भाई नाना भाई, ऐसा नहीं था कि दोनों भाई थे। फिर भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम जाकर के उनकी सेवा, परदेश। ये उनका स्वभाव। ये और बाद में तो आखिर में वो उनको पत्नी को अम्बा कह के पुकारते थे, नाम ही उन्हें दिए थे अम्बा, कि ये मेरी पत्नी तो अम्बा माता के समान है, अम्बा माता कह के बुला। तो ऐसे एक अलग ही स्वभाव के थे ये। तो इसको साधु चरित थे, सात्विक थे, कर्मयोगी थे। इधर महात्मा भी उनको कहा जाता था, मोटा भाई कहा जाता था। तो ये एक अलगारी स्वभाव के, विशिष्ट स्वभाव के, ऐसे ही हरगोविंद अजरामर पंड्या एक ऐसा, एक हमको लगता है मानो नाटकीय दृश्य। कहाँ स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से सारे देश के परिभ्रमण के लिए निकले हैं और निकल करके आते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन में अचानक आकस्मिक रूप से इस प्रकार के महात्मा स्वभाव के ऐसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, 23 साल की उम्र, और फिर भी वो इतने धार्मिक स्वभाव के, इतने संत प्रेमी। और उसी समय ये उनके साथ वे वेदांत पर चर्चा करते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं कि आप इतना अच्छा अंग्रेजी जानते हैं। तो एकदम चकरा गए, अरे एक सन्यासी होकर के ऐसे अंग्रेजी जानते हैं। तो उन्होंने, ताजा ही समाचार था, उससे ही समय शायद काठियावाड़ टाइम्स में उन्होंने पढ़ा होगा या किसी और समाचार पत्र में। पर काठियावाड़ टाइम्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि काठियावाड़ टाइम्स में बारंबार शिकागो धर्म सभा की बातें हमको मिलती है बाद की बात। इसलिए हो सकता है कि जो पहली बात जो शिकागो धर्म सभा होने वाली, तैयारी शुरू होने वाली थी, वह समाचार भी छपा हो, हालांकि वो उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि काठियावाड़ टाइम्स की पुरानी जो इतनी प्रिंट है उसको हमने बहुत कोशिश की। राजकोट में ही था वो समाचार पत्र, पुराने समाचार पत्र प्राप्त नहीं हुए। उस समय के ज़माने में ये माइक्रोफिल्म रख करके उसको प्रिजर्व करना, ये सब बातें तो थी नहीं। और पुराने पेपर तो सब सड़ गए थे और वो उसमें से काफ़ी लोग तो ख़त्म हो गए थे। फिर भी कुछ उन्होंने, इतना अच्छा था कि उनके जो मालिक थे, उन्होंने पिछले 100 साल के समाचार पत्र की 1960 के करीब, आज से करीब 50 साल पहले उन्होंने क्या किया कि 50 साल भी नहीं, 60 साल पहले उन्होंने, 50-60 साल पहले उन्होंने क्या किया कि जो पिछले 100 साल में जो कुछ भी, पिछले 100 साल में या 50 साल में जो कुछ भी, 50 साल में जो कुछ समाचार आए थे, उनका उन्होंने एक इश्यू बनाया काठियावाड़ टाइम्स की। छोटे समाचार, जो मुख्य समाचार, उसका उन्होंने कलेक्शन करके उसको छापा। उसमें एक आइटम है शिकागो धर्म सभा के बारे में कि इस प्रकार से ऐसे आने, पर वो 1892 का न्यूज़ है, 1892 या 1893 का न्यूज़ है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि उसके पहले भी उसमें समाचार आए होंगे, जिसके द्वारा हरगोविंद दास अजरामर पंड्या जी को इसका समाचार मिला होगा कि इस प्रकार से शिकागो में विश्व धर्म सभा होने वाली है। तो ऐसे साधु चरित, सात्विक, कर्मयोगी महात्मा कहे जाने महात्मा के नाम से प्रख्यात, ऐसे या मोटा भाई के नाम से प्रख्यात, ऐसे हरगोविंद दास अजरामर पंड्या के पास से
स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो विश्व धर्म सभा में, शिकागो विश्व धर्म सभा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली। इसके बाद बात अलग है, उसके पहले उन्होंने छगनलाल पंड्या ने भी उनको कहा था कि आप विदेश जाइए। उसके पहले लिमड़ी के महाराजा यशवंत सिंह जी ने भी कहा था आपको विदेश जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में पोरबंदर में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी बातें हम कल करेंगे, शंकर पांडुरंग पंडित ने किस प्रकार से उनको कहा कि आपको विदेश जाना चाहिए। फिर खंडवा में उन्हें सबसे पहली बार विचार प्रकट किया कि यदि मुझे कोई टिकट देता है तो मैं जाने को तैयार हूँ वहाँ पर। और फिर मद्रास में ये उनके शिष्य आलसिंगा पेरुमल आदि उनको और भी अधिक प्रेरित करते हैं जाने के लिए। ये सब तो कहानी सर्वविदित है, परंतु प्रारंभ में सबसे पहली बार जो शिकागो धर्म सभा में, शिकागो में विश्व धर्म सभा होने वाली है, ये जानकारी स्वामी विवेकानंद जी को गुजरात में मिलती है। वो भी मिलती है यहाँ जेतलसर जंक्शन नाम के छोटे से रेलवे स्टेशन, ये हरगोविंदास अजरामर पंड्या जी के पास। तो बात की बातें हम लोग कल करेंगे, आज समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।